बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम रवायती गुफ्तगू जो हम मुल्की मामलात पर करते हैं, हम उस गुफ्तगू में नहीं जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कच्चे के इलाके को। हम सुनते हैं हर साल कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और इस ऑपरेशन के अंदर इतने ठिकाने तबाह हो गए, इतने डाकू गिरफ्तार हो गए, फिर कच्चे के डाकू इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर इतने नो गो एरियाज़ हैं, उनको किस तरह क्लियर किया गया। लेकिन फिर भी ये मसला ख़त्म नहीं होता। हर साल ऑपरेशन होता है, हर साल इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती। क्यों ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा? फिर सबसे बुनियादी चीज़ कि कच्चे का इलाका ही क्यों कच्चे के इलाके के लोगों ने असलहा उठाया? क्या शिकवा क्या है उनको? रियासत से क्या शिकवा है? और अगर रियासत से शिकवा नहीं है, वहाँ पर लोकल किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, उसकी बुनियाद क्या है? कैसे ये मामलात ख़त्म हो सकते हैं? कैसे वो नो गो एरियाज को ख़त्म किया जा सकता है? वो लोग जिन्होंने असलहा उठाया है, क्या ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और उनके बाद उनकी अगली नस्ल भी असलहा उठाएगी? और इसी तरह हर साल हम सुनेंगे कि ऑपरेशन हो रहा है, इतना एरिया जो है वो उसको क्लियर कर दिया गया है, या उनके बच्चों को भी बुनियादी सहूलतें मिलेंगी? उनका असल शिकवा है क्या? वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कौन है जो उनको असलहा देता है, इतना जदीद असलहा कि वो इतनी बड़ी पुलिस की फोर्स से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की फोर्स से भी लड़ते हैं, और कानून नाफिज करने वाले इदारों को छोटी सी कामयाबी तो मिलती है, लेकिन बड़े ऑपरेशन के अंदर बड़ी कामयाबियां भी नहीं मिल पाती। कौन उनको फैसिलिटेट करता है? असलहा कौन देता है? गोलियां कौन लेकर देता है? कितने लोग इन लड़ाइयों की भीड़ चढ़ चुके हैं और ये मामला कैसे खत्म हो सकते हैं? इनको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ कच्चे के एक डाकू मौजूद हैं जो एक कबीले को लीड कर रहे हैं, एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद लुंड बलूच साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद है राजनपुर से। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाओ, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शाहिद साहब, सबसे पहले तो बताइएगा आपका ताल्लुक किस ग्रुप से है? कितने ग्रुप्स हैं इस वक्त जो कच्चे में ऑपरेट कर रहे हैं, और किस तरह के ग्रुप से? यहाँ पर कहा जाता है कच्चे के डाकू, तो क्यों आप लोग यहाँ पर कच्चे के डाकुओं के नाम से मशहूर हैं? भाई, सबसे पहले तो हम आपकी और आपकी टीम की शुक्रगुजार हैं, बाकी तमाम चैनलों की शुक्रगुजार है जिन्होंने कीमती वक्त निकाल के हम जैसे गरीबों की, हम जैसे देहातियों की, मजलूम लोगों की आवाज बनने की कोशिश किया है। भाई, आवाज आ रहा है? जी, शाहिद साहब आपकी आवाज आ रही है। तो सबसे पहले भाई, हमारा ये जो जिला राजनपुर तहसील रुझान का कच्चे का जो इलाका है, तो पुलिस की तरफ से इसको लोगो एरिया भी कहा जाता है और बदनाम इलाका भी कहा जाता है। तो उसका वजह ये है कि भाई हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो वडेरे हैं, जो सरदार हैं, वो अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे कौम जो होते हैं, बसते हैं, वो आपस में जब लड़ते हैं छोटे बात पर या बड़े बात पर, किसी जमीन पर या किसी रिश्ते पर, इसी तरह वो लड़ते हैं, तो पुलिस और जो सियासी लोग हैं उनका मफाद उठाते हैं, उनको मजीद जो है असला फराम करते हैं, उनकी तलवे चढ़ते हैं, तो ये लोग फिर हद से बढ़ जाते हैं, फिर हमारे तरह और लोगों की तरह बन जाते हैं जो आज आपके सामने है। आप समझते हैं कि ये रास्ता ठीक है या इस रास्ते का कोई अंजाम बेहतर है? मतलब आप इस इलाके से बाहर आते हैं तो किस तरीके से आते हैं? आपके खानदान वाले, उनके साथ आप कैसे मिलते हैं? सर, असल में बात यह है कि हमारा जो खानदान है, जहाँ हमारा पूरा कबीला है, इस वक्त वो दर पदर है। कोई बलूचिस्तान में है, कोई सिंध में है, कोई पंजाब में है, मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। वहां से भी पुलिस उनको उठा के टॉर्चर करता है। बकरियां वगैरह, जो साल का गंदम होता है, 6 माह के अंदर उनके घर छापा लगा के ना बूढ़ों को माफ करता है, ना जवानों को माफ करता है, सबको, हत्ता के आखिरी उनको और नहीं जो मिलता है वो खवातीन को भी उठा लेता है कि आप किसी तरीके कानून की हवाले हो जाए ताकि हम इनको रिहाई दिलाएं। तो हम किस तरीके कानून पर भरोसा करें, क्योंकि हमारे साथ तो नाजायजी जब भी पुलिस ने कदम उठाया, जुल्म किया, जा हमारे कत्ल किए, जा हमें उठा के जेलों में बंद किया, जा 6-7 माह तक हमें गायब कर दिया है आजाद लोगों को, तो फिर कौन कानून की तरफ आएगा और कौन आइन की तरफ आएगा? अच्छा, मुझे शायद साहब बताइएगा 2-3 चीजें जो मैंने आपकी गुफ्तगू से अखज़ की।
آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا جی کہ وڈیرے لوگ جو ہیں یہ ان کے آپسی معاملات کی بھینٹ آپ لوگ چڑھتے ہیں، آپ کو اسلحہ دیا جاتا ہے، لڑائیاں ان کی ہوتی ہیں، لڑتے آپ ہیں. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہٹ کے کیا وجہ ہے؟ آپ نے اگر بندوق اٹھائی ہے، اس بندوق اٹھانے کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا ذاتی میرا معاملہ ہے اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو میرے سب سے پہلے عمرانی لوگوں نے مل کے پولیس کے ساتھ پولیس مقابلے میں میرے 2 آدمی مروائے ہیں. وہیں سے ہم نے اسلحہ خریدا، وہیں سے ہم یعنی اسی طرح جنگ کی طرف آ گئے ہیں. کیونکہ اس کا ایف آئی آر جو میں نے پہلا ایف آئی آر جو کرایا تھا میرا جو ہے تھانہ جو ہے اپنا اچھا بنگلہ ہے، وہیں پر میں نے کیس کرنے کی کوشش کیا کیونکہ انہوں نے میرے آدمیوں کو پولیس مقابلے کا شکل دیا. پھر رجحان میں گیا عدالت، پھر راجن پور، پھر اسی طرح میں نے آخری جو کیس لڑا تھا وہ میرے چیف جسٹس پاکستان لاہور میں تھا. وہاں سے بھی پولیس والوں نے اسی طرح یعنی 2 نمبری کیا، پیسے وغیرہ وکیلوں کو خریدا، میرے یعنی جو مدعی تھے ان کو اٹھایا، ٹورچر کیا. وہ کیس سے میرے دستخط لیے، پھر میں باغی بن گیا ہوں، ڈاکو بن گیا ہوں مجبوری سے. پھر میں نے پولیس پر کبھی اعتماد نہیں کیا. اگر اس وقت پولیس میرے ایف آئی آر کرتے شاید آج میں ایک امن پر شہری ہوتا، یہاں جنگلوں میں دیہاتوں میں بند نہ ہو. یعنی آپ کے ساتھ جو پولیس کے سسٹم نے جو آپ کی گفتگو کے مطابق آپ کے لوگوں کو مارا، اس کے بعد آپ کو انصاف کی فراہمی نہیں ہو سکی اور اس کے اندر جو رکاوٹ بنا وہ ادارہ پولیس بنا، اس وجہ سے آپ نے بندوق اٹھائی ہے؟ جی سر، میرے آدمی بھی میرے مارے گئے ہیں. پھر ڈیلی جو ہے دن پر دن رات کو چھاپے بھی میرے گھر پر لگائے جاتے تھے. میں مجبور ہو کے آدمی بھی میرے مرے ہوئے تھے. میں نے وطن کو اپنے علاقے کو بھی چھوڑ دیا، سندھ کی طرف میں نے روک دیا. وہاں تک بھی پولیس نے ان دشمنوں کے ساتھ مل کے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. وہاں سے بھی میرے آدمی اٹھائے گئے، وہاں بھی 2 آدمی کو پولیس نے مار دیا، اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں تھا. اور میں ان شہیدوں کا آپ کو نام بتا دوں، اس وقت میرے 10 افراد یعنی شہید ہو چکے ہیں، کچھ پولیس کے ہاتھوں میں، کچھ مخالفوں کے ہاتھوں میں. اور میں ان کا آپ کو نام لکھ کے دوں، کسی تھانے میں آپ اگر ان کا تحقیقات کریں کہ کوئی ایف آئی آر ان پر ہو. پولیس تو ذاتی دشمنداری نپٹانے کے لیے سیاسی لوگوں کے کہنے پر، وڈیروں کے کہنے پر علاقے میں اور ہمارے کچے میں بد امنی خود بخود پیدا کروایا گیا. میں آج کھڑا ہوں، موجود ہوں. اگر کوئی ادارہ، کوئی افیسر میرے ساتھ بات کرے، میں ان کی باتوں پر عمل کرنے پر، لیکن میں اپنے دل کو جو ہے کنٹرول کروں گا. جو میں زبان کروں گا اس زبان سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے جو ابھی ڈی پی او صاحب تبادلہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی میرا گفتگو ہوا ہے. میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ جس طرح امن کی طرح بات کر رہے ہیں، آپریشن کو چلا رہے ہیں، تو مہربانی کریں یہ آپریشن آپ نہ چلا رہے ہیں تو آپ کی ٹارگٹ ہوں گے جو اصل مجرم ہے، جو اس دھرتی پر جرم کرتے ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ بنائے. آپ ہر انسان کو کیوں ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم جنے، ہمارا کام جنے. آپ تو ایک مجرم ہے، آپ تو پولیس کا باغی ہو، آپ کیوں ہمیں بار بار کال کرتے ہو؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے پھر رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، اس کی ریکارڈ وغیرہ بھی میرے پاس ابھی تک موجود ہے. میں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، آئے ہمارے پاس، آئے، ہم آپ کو راستہ دیں گے کہ آپ ہمارے دشمنوں کی طرف جائیں، ہمارے فیصلے وغیرہ کرائیں، مہربانی کریں. میں نے اس کو ہاتھ باندھے تھے کہ مہربانی کریں آپ سیاسی لوگوں کے کہنے پر نہ کام کریں. لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا آپ کو؟ نہیں، کوئی بھی انہوں نے اسی طریقے کا بات نہیں کیا. اس نے کہا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ زندہ پکڑے جاؤ گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، اگر آپ پکڑے نہیں دو گے پھر بھی آپ لوگوں کو جنگل کے اندر ہم ماریں گے. ہم کوئی سر بھیڑ بکری تو نہیں ہے، ہمیں اسی طریقہ ہمارا نقصان کر رہے ہیں. اچھا، مجھے بتائیے گا شاہد صاحب، کتنے لوگ ہیں آپ کے گروپ میں جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ موو کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس یہ جو اسلحہ ہے، مطلب یقینی طور پر آپ لوگ بہت وڈیرے نہیں ہیں، آپ کے کوئی پیسوں کی فراوانی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، تو کہاں سے آپ لوگ اپنا پیٹ پالتے ہیں؟ کیسے پیٹ پالتے ہیں؟ یہ اتنا جدید اسلحہ جو آپ لوگوں کے پاس ہے، یہ اسلحہ آپ کو کون لے کر دیتا ہے؟ گولیاں کون لے کر دیتا ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں اس وقت آپ کے ساتھ؟
सर मेरे पास ज्यादा तो इतना लोग नहीं है कि बाहर से या और कबीले से, मेरा किसी पर भरोसा भी नहीं है। मेरे जो अपने जाति यानी चाचू मामू इसी तरह अपने टीम में बस टूटे फूटे हथियार लेके बस अपने हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। ज्यादा कोई हम फोरस वाले तो नहीं है कि 100 की तादाद में या 200 की तादाद में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हम तो जो जिन जिन लोगों की कत्ल हुए हैं वो उनकी किसी की 2 अफराद, किसी की 3 अफराद, वो सब मजलूम मेरे इकट्ठे हैं। अच्छा, और असलहा कौन लेकर देता है आपको? गोलियां कौन प्रोवाइड करता है आपको? सर ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो ये असलहा का फैक्ट्री जिनके पास है, कंपनी जिनके पास है, वहां से आता ही होगा कि हम अपना कोई फैक्ट्री तो यहाँ देहात में लगा के नहीं बैठे हैं कि अपना फैक्ट्री से तैयार करें। जिन लोगों के पास फैक्ट्री है, जो लोग उनकी निगरान है, वहां से आता है। नहीं, आप तक कैसे पहुंचता है? आप खरीदते हैं, आपको कोई देता है? जिस तरह आपने कहा कि वडेरों की लड़ाइयों में हमें इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको कोई वडेरे प्रोवाइड करते हैं, पुलिस प्रोवाइड करती है, आप खुद खरीदते हैं? सर खास जो मेरा जाति अपना कौम है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कानून की तरफ से असला मिलता है पैसे पर। जो बाकी कबीले यहाँ रहते हैं उनका अपना सरदारी निजाम भी है, उनके वडेरे भी अपने हैं, तो उन लोगों को वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, आपको पुलिस देती है असलहा? जी सर, मुझे जो रिटायरमेंट हो जाते हैं पुलिस में जा, इसी तरह बीएनपी वाले जा पुलिस वाले, वहाँ से मुझे मिलता है सर। अच्छा, और मुझे बताइएगा आप लोग फिर अपना रोजगार किस तरीके से चलाते हैं? मतलब जिस तरह आपने कहा कि आप पुलिस की वजह से आपने ये रास्ता अपनाया कि पुलिस ने आपको इंसाफ फराहम नहीं किया, तो बेसिकली आप उस नाइंसाफी की वजह से जो आपने गुफ्तगू की, आपने ये बंदूक उठाई है, अब आपका रोजगार कैसे चलता है? आप क्या मतलब डकैतियां करते हैं या आप कोई काम करते हैं? क्या करते हैं आप? सर हमारा अपना जो कारोबार है वो तो जाती है, हमारा अपने हाथों से तो नहीं हो रहा है। जो हमारे जानवर वगैरह बाप दादा की बनाई हुई थी, जहाँ जमीनें बनाई हुई थी, वहाँ पर कुछ बाहर आबादी भी हो रहा है। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जानवर है, उनका भी हमें बहुत जो है फायदा मिल रहा है। अच्छा, आप इसके अलावा कोई काम नहीं करते? मतलब ये जो डाकू हैं और या इसके अलावा ये जो अभी हम खबरें सुनते हैं कि अगवा कर लिए लोगों को, इस तरह के मामलात में आप मुलव्वस नहीं हैं? अच्छा सर, आप अच्छे मौजू पर आ गए हो, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूंगा, इस साल जो पिछले साल से लेकर आज तक मुझे कोई अफीसर ऐसा आए वो मीडिया के सामने हल्फन कहे कि इसी इलाके से हमने किसी आदमी को पैसे दे करके बाजियाब किया तो उसका जिम्मेवार हम है। ये लेकिन एक बस ड्रामा चल रहा है सर। हमारा मुल्क की बुनियाद जो है झूठ पर रखा गया है, बस झूठ ही। जो इंसान ज्यादा झूठ बोले वो ही इंसान सच्चा है, जो सच बोले हमेशा, क्योंकि सच जो है कड़वा होता है। अच्छा, शायद साहब ये बताइएगा कि आपने एक तो ये आपने क्लियर किया कि आप लोगों ने किसी को मतलब अगवा बराए तावान की किसी मामले में आप मुलव्वस नहीं है। दूसरा आप बताइएगा कि ये जो डकैतियों वाला मामला है उसमें आप मुलव्वस हैं। तीसरा, यहाँ पर बैठे जो हमें इत्तला मिलती है, हमें खबर मिलती है कि वहां पर लोकल जिम्मेदारों के ऊपर आपने भत्ते लेते हैं, आप उनको कहते हैं कि आप अपनी जमीन का 2000 या 5000 सालाना में जो है वो पे करेंगे। आप उसकी तस्दीक या तरदीद करते हैं कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? नहीं सर, ऐसा होता है। जो बड़े लोग हैं, जो यानी जो वडेरे हैं, जो सरदार है, उनसे कभी कभी इसी तरह यानी साल की बाद 50,000 या 1 लाख या 80,000 इसी तरह लिया जाता है। आप लोग लेते हैं सरदारों से, वडेरों से? जी सर, हम लेते हैं मजबूरी की तहत, जब खाने के लिए या इसी तरह कोई बीमारी के लिए कोई मसला खड़ा हो जाता है, जब मजबूर हो जाते हैं, चारों तरफ से रास्ते सील हो जाते हैं, तो फिर मजबूरी की तहत उनको भी इसी तरह फोन करते हैं कि प्यार मोहब्बत में मेहरबानी करें, हम आपसे मदद मांग रहे हैं, आप इस वक्त हमारा मदद करें। अगर आप हमें इतना दोगे, अगर बाद में हमसे तलब करोगे तो दे देंगे, अगर तलब नहीं करोगे, बख्श दोगे तो आपका बख्श भी उठाएंगे। तो फिर वही लोग दे देते हैं, क्योंकि उनके पास वैसे भी करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं अवाम की नाम का, उनकी अपने अवाम से छीना हुआ जमीनें वगैरह, फसल वगैरह सब कुछ उनके पास होता है। तो वो जो छीनते हैं आप उनमें से थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं उनसे? हाँ, क्योंकि सारे इन्होंने इनके बाप ने तो ये जागीरियां नहीं बनाए हैं, जहाँ इन्होंने अंग्रेज से छीने हैं, ये तो सब आवाम बेचारों की, हमारे गरीब मजलूम की जमीनें वगैरह इनकी कब्जे में है। तो उनसे 50,000 या 1 लाख 80,000 लेना कोई ये बड़ी बात तो नहीं। यानी आप छोटे जिम्मेदार से नहीं लेते, आप बड़े वडेरे से, बड़े जिम्मेदार से साल के बाद कुछ पैसे ले लेते हैं?
हाँ सर, अगर हम छोटे गरीबों से लेते तो यहाँ आज हमारे हमसाई कोई भी ना होते, भाग चुके होते। मेरे नजदीक 1 किलो 2 किलोमीटर फासला पर यहाँ छोटे जिम्मेदार भी रहते हैं, जिनके पास अपना गाड़ी वगैरह है, जिनकी अपने जमीन खेती बाड़ी होता है। लेकिन हम सब की तो दुश्मन नहीं है, हम भी मजबूर लोग, मजलूम लोग हैं, तो मजबूरी के तहत उन बड़े लोगों से मांग लेते हैं। अच्छा शाहिद साहब, ये भी बताइएगा कि आपके इलाके में तरक्की क्यों नहीं हो सकी, क्यों सड़कें नहीं बनी, स्कूल नहीं बने, और जो आपके मुंतखब अरकान है, मतलब मेरा ख्याल है कि आप रुझान का जिक्र कर रहे हैं, रियाज मजारी साहब यहाँ पर कौमी असम्बली के रुकन है, दोस्त मजारी साहब यहाँ से मुंतखब हुए सूबाई असम्बली के रुकन, तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं करवाया हल्के में? सर असल में इनके खिलाफ बात करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मजबूरी की तहत मैं इनकी बात, जिस तरह आपने सवाल किया तो मैं बात जरूर करूंगा। लेकिन इन लोगों को 5 साल हो गए हैं। हमारा जब भी सरदार साहिबान ऊपर जाते हैं, उनकी वीडियो वगैरह आप भी देखे होंगे, तकरीर वगैरह जो भी करते हैं, वो जब भी तकरीर करते हैं वो कहते हैं कि हमारे इलाके में बदअमनी है, हुकूमत को इस चीज का खुल्लम इजाजत दिया जाए, जो लोग कानून का साथ दें तो उनको जेलों में बंद करो, जो लोग कानून का साथ न दें तो उनको मौत की घाट उतार दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों के अंदर जो मेरे जहां तक ताल्लुकदारी है, जहां तक मेरा ख्याल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन 2 सरदारों ने ना कोई स्कूल दिया, ना कोई मसाजिद दिया, ना कोई सड़क दिया, ना कोई सहूलत दिया। जो इनकी खास आदमी थे उनको पुलिस से हथियार वगैरह, गन वगैरह लिखवा के दिए हैं। अभी मैं बात, क्योंकि ये हद से बढ़ जाएगा, दुलानी जो कबीला है, रियाज महमूद मजारी के खास आदमी है, वो पुलिस की से असला वगैरह वो लेके, लैंचर की गोले, G3 LMG, इसी तरह बहुत बड़े बड़े गन लेके वो सरेआम रुझान शहर में। शाहिद साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं कच्चे के अंदर डाकुओं के, इनमें से कुछ ग्रुपों को असलहा रियाज मजारी साहब लेकर देते हैं पुलिस से? जी सर, उनको सरियाम वो कुछ ही दिन हुए हैं, वहाँ उसकी डेरे की नजदीक बन्नू और दुलानी कबीले के बीच जो है झगड़ा हुआ, वहाँ 4 आदमी दिन दिहाड़े पुलिस के सामने, सरदारों के सामने मारे गए हैं। उनका जो असला था वो पुलिस ने और सरदारों ने मिलके उनको दिया हुआ है। अच्छा, और खिजर मजारी साहब, वो भी आपके हल्के से आप तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, खिजर मजारी साहब भी कोई काम नहीं करते? सर उसको अभी तक हुकूमत तो नहीं मिला। उसकी जो शहीद आतिफ मजारी था वो तो एक अवाम का बहुत हमदर्द था, उसने बहुत काम भी किए हैं। लेकिन हमारा जो वोट था कई सालों से हमने रियाज मजारी को दिया हुआ है। लेकिन खिजर मजारी ने पिछले साल जो पानी आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था, उसने बहुत लोगों की यानी मदद किया, तावन किया, बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की। तो सरदार रियाज मजारी ने जहां दिया उसने अपना ताल्लुकदारी वाले जगह पर दिया, लेकिन उन्होंने बगैर खुशामद की फंड को फराहम किया है। अच्छा शाहिद साहब, आप मुझे आखिर में बताइएगा कि ऐसा क्या करे रियासत आपके लिए कि आप ये हथियार डालने को तैयार हैं, आप रियासत के कानून के मुताबिक एक आम शहरी के तौर पे अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए तैयार है? क्या करे रियासत आपके लिए? आपके दरअसल मुतालिबात क्या है रियासत से? सर हमारे मुतालबात, इंसान की ख्वाहिश तो बहुत होता है, लेकिन हमारा ख्वाहिश अल्लाह जानता है कि कोई नहीं है। हमारे सिर्फ 2 मसले हैं। अगर इन पर कोई भी इदारा काम करे तो, अमल करे, तो मेरे ख्याल में इलाका रुझान एक अमनपुर बन जाएगा। क्योंकि हम बलोच कौम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, सखी लोग हैं, हर किसी के साथ मोहब्बत प्यार के साथ चलना। अगर हुकूमत इदारा सबसे पहले तो जो लोगों के ऊपर हुकूमत ने FIR किए हैं, जायज किए हैं, नाजायज किए हैं, वो तो हुकूमत जानता है, उनका आम माफी दिया जाए। दूसरे नंबर पर हर कौम को एक स्कूल भी जरूर दिया जाए। सर जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे वालिद साहब से लेकर मेरे अपना जो अभी बेटा हुआ है, उसकी पैदाइश में बीच में जो 60-65 साल का यानी फासला है, इसमें कभी हमारे कौम को और लोगों को स्कूल सर नहीं दिया गया। हम तालीम से इतने महरूम है कि वो हम जानते हैं, या हमारा दिल जानता है, या हमारा रब जानता है। यानी आप चाहते हैं कि अब आपका जो बच्चा है वो स्कूल में जाए और वो एक बेहतर शहरी बने, एक बेहतर पाकिस्तानी बने?
جی سر، ہم نے صرف قرآن پاک سے علاوہ جو ہے ہمارے بڑوں نے، ہم نے، ہمارے بچوں نے کوئی چیز بھی تعلیم حاصل نہیں کیا. یہ بھی الحمدللہ بس تجھ سے مجھ سے سیکھ کے ہم نے اردو سیکھا ہے. باقی ہم کوئی تعلیم یافتہ انسان نہیں ہے. کبھی ہم نے سکول کا سر، ہم نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے چھوٹوں نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا. وہاں کس طرح تعلیم دیا جاتا ہے، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. اگر کوئی سر بات کرے تو ہمیں سکول نصیب ہو. جو ہمارا فنڈس آتا ہے وہ تو بڑے لوگ کھا جاتے ہیں. ہم تک کوئی 1 کلو گھی کا، چینی کا بھی نہیں پہنچتا ہے. کوئی ہم نے اینٹ بھی نہیں دیکھا کہ سکول کے اینٹ کیسے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا، ہماری ریکویسٹ پر آپ آئے اور اپنا موقف سامنے رکھا. سر میرا ایک گزارش اور بھی ہے آپ کو، اگر حکم. جی جی. گزارش یہ ہے کہ سر ہمارا علاقے میں جتنے بھی قوم بستے ہیں سب کی اس وقت جھگڑے ہیں. تقریباً کسی کی 5 خون، کسی کی 10. دھلانی ہے، بنو ہے، لنڈ قبیلہ ہے، عمرانی ہے، بنگیانی ہے، سکھانی ہے، لٹھانی ہے، اور بھی اسی طرح کئی قومیں بستے ہیں، ادمانی ہے. لیکن سب کی سر 2 3 4 خون ہوئے ہیں. خام خواہ یہاں پہ نوجوان ضائع ہو رہے ہیں. یہاں پر تعلیم نہیں ہے. یہاں لوگ سب چھوٹے سے لے کر بڑے تک یعنی جاہل پیدا ہو رہے ہیں. جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس عہدے ہیں، ان کے بچے لندن میں، دوسرے ملکوں میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ تعلیم یافتہ بن رہے ہیں. باقی جو یہاں قومیں سر بستے ہیں ان کے ساتھ جو ہے جانوروں والا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. میں آپ سے اور تمام میڈیا سے، تمام عہدے داروں سے، اپنے پاک اداروں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کرے ہمارے علاقہ رجحان کی طرف خصوصی توجہ دیا جائے. یہاں جو جائل لوگ بستے ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دیا جائے تاکہ لوگوں کو یعنی سکول، اسی طرح مدرسے اور اسی طرح سولیں، بجلی وغیرہ تمام جو ان چیزوں سے محروم ہے سب فراہم کیے جائے تو میرے خیال میں سب کی ذہن جو ہے امن کی طرف لوٹ آئیں گے. اگر امن سر نہیں دیا گیا، محبت، اخلاق، پیار نہیں دیا گیا، کوئی چیز نہیں دیا گیا، ابھی سن 2023 چل رہا ہے، سن 2025 تک یہاں سب لوکو ایریا بن جائے گا. اور یہ کتنا علاقہ ہے، کتنی بڑی آبادی ہے اس کی جو نوگو ایریا بن جائے گا؟ سر رجحان شہر کا میں بات نہیں کروں گا. رجحان سے 3 4 کلومیٹر اگر نیچے قدم رکھ دے، وہاں سے لے کر جہاں سون میانی کا علاقہ آ جاتا ہے، تھانہ سون میانی، اچھا بنگلہ، یا بیچ میں جتنا بھی زمین ہے سب جو لوگ بھی بستے ہیں سر سب کی جھگڑے ہیں، سب کی آپس میں خون ہوئے ہیں، سب مجبور اور پریشان بے بس ہو کے بیٹھے ہیں. کوئی بھی بیچ میں بات کرنے والا سر نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی وڈیرا نہیں ہے. جو بھی بڑے لوگ بستے ہیں وہ صرف اپنا منافع کے لیے سر، اپنا عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو سکھ دینے کے لیے سر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی مظلوم لوگ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کی خون کے پیاسے بن کے بیٹھے ہوئے، لیکن بیچ میں بات کرنے والا سر نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے اتنے سارے ادارے موجود ہیں، پاک ادارہ موجود ہے، ISI کا ادارہ ہے، پولیس کا ادارہ ہے، بڑے لوگ ہیں، ادارے اور بھی بہت ہے سر. کیوں کوئی یہاں پر بات نہیں کر رہا ہے؟ یہ کیا ہم رجحان والے یہاں پاکستانی نہیں ہے کیا؟ باہر سے آئے ہوئے ہیں، جہاں مسلمان نہیں ہے، کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. شاہد صاحب، یقینی طور پر آپ کی جو گفتگو ہے یہ جو وہ طبقہ ہے جو آپ کے حالات کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان تک پہنچے گی. اور اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہوں گے آپ کے لیے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اس گفتگو کے اندر جو چیزیں ہیں، جو آپ نے کہا تعلیم سے محرومی، بنیادی سہولتوں سے محرومی کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں، انصاف کی فراہمی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اس کی وجہ سے سب کچھ کیے ہیں. اور اگر یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو مہیا کر دی جائیں تو آپ نے خود کہا کہ ہم لوگ امن کی طرف آ جائیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہم دعا گو ہیں چیزیں بہتر ہوں، آپ بھی ایک پرامن شہری کے طور پر زندگی گزاریں، آپ کی اگلی نسلیں بھی پرامن شہری کے طور پر زندگی گزاریں اور آپ لوگوں کو بنیادی سہولتیں بھی ملیں. لیکن سب سے اہم چیز ہے جو آپ نے بھی کرنی ہے وہ ہے قانون کی پاسداری. اگر قانون کی پاسداری نہیں ہوگی پھر آپ کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس معاملے پر آئیں گے. تو قانون کی پاسداری بہت اہم ہے، اس میں عمل درآمد ہوگا تو ہی کوئی اصلاح ہو سکے. سوال آپ کو سارے یہ سوال آپ کو قانون والوں سے کرنا چاہیے، کیونکہ میرے 10 افراد مر چکے ہیں، میرے اپنے ذاتی بھائی، ماموں، چاچو، کزن، اسی طریقے میرا ایک کا بھی سر FIR نہیں کیا حکومت نے، پولیس نے. میں نے عورتوں کو اس کا مدعی بنایا کیس کا، پھر بھی میرے عورتوں کو اٹھایا گیا ہے. سر کون سا آئین ہے، کون سا ریاست مدینہ ہے جو عورتوں کو آپ کے یہ جو تحفظات ہیں یہاں پر ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. میں صرف آپ کی ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے.
सर देखिए, रियासत में ऐसे काम होते हैं कि वो औरतों को उठाया जाए, जिस आदमी को कत्ल किया जाए उसका एफआईआर ना करे, उसके मतलूम को उठाया जाए। कत्ल भी सर हमारे, फिर एफआईआर भी हमारे ऊपर, मेरे भाई की, मेरे कजनों की सर मेरे ऊपर एफआईआर। ये फिर कौन सी रियासत है, फिर कौन सी? देखिए सबसे, देखिए रियासत को दलालों का चलता है, किसने कहा कि पाकिस्तानियों का? या रियासत मदीना तो कहा जाता है, असली जो मदीने वाले हैं वहाँ कानून जाके देखे। ये तो सर सब गट्टर भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ किसने कहा कि कानून है? सर ये आप मुझे एक सवाल का जवाब दे, किसने कहा? बड़े लोगों के लिए सर इदारे नहीं है, कानून नहीं है, गरीब के तबके के लिए कानून है। मैंने अगर एक बकरी का चोरी किया, मेरे ऊपर गोलियां डर, जो मुल्क को लूटे उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है, कोई भी, वो आजाद घूम रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। आपकी ये बात बिल्कुल बजा है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये आपकी जो बात है ये बिल्कुल ठीक है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, सर मेरे पास वो एफआईआर पड़े हुए हैं जो मैंने दरखास्त दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान लाहौर में, जिन लोगों को कत्ल किया गया, अभी उनका फैसला हुआ है और जिरगा हुआ है, वो साबित हो चुके हैं उमरानी कबीले के ऊपर, उनका एफआईआर भी हमारे ऊपर डाला गया है। सर ये फिर इसको कौन तस्लीम करेगा? ये बुनियादी तौर पे शायद साहब सबसे पहले रियासत को अपना रवैया आप लोगों की तरफ तब्दील करना पड़ेगा, रियासत को किरदार अदा करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को इंसाफ भी मिले, आप लोगों को बुनियादी सहूलतें भी मिले, आप लोगों के बच्चों को तालीम का हक भी मिले, उनको सेहत का हक भी जो है वो जो सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं वो भी मिले, आपको सड़कें भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिले, आगे बढ़ने के इम्कानात भी मिले, आपके आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी मिले, और आप लोग जो है वो भी रियासत के साथ चले। मैं फिर दुआ गो हूं कि हालात बेहतर हों, आप लोग भी। सर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर कोई भी टीम आपकी या किसी भी टीम, किसी भी मीडिया वाला अगर यहाँ मेरे पास आना चाहता है तो मैं उनको बुलाऊं। यहाँ दूर दूर तक 30-30 किलोमीटर तक कोई भी सर स्कूल नहीं है, कई बस्तियां खाली पड़े हुए हैं, वैरान, जिस तरह जंगल में, देहात में जिस तरह जंगल होते हैं जहाँ गिद्दड़ और जानवर, खतरनाक मूजी जानवर रहते हैं, यहाँ तो इंसान इसी तरह जानवरों की तरह जिंदगी गुजारे। किसी को कोई मालूम नहीं है कि तालीम याफ्ता चीज क्या है। जब सरदार आते हैं उनकी आगे खुशामद करते हैं, उनको सरदार सरदार, बाबा बाबा कहते हैं, बस ये कुछ हम लोगों की तालीम है। अगर यहाँ तालीम होता तो कोई किसी का सर गुलाम नहीं होता, कोई जुर्म की तरफ बढ़ता नहीं। यहाँ तो सब बेचारे अनपढ़ जाहिल है, उनको क्या पता है कानून क्या है, तालीम क्या है। वो कहते हैं फौरन हमें इंसाफ मिले तो ठीक है, नहीं हमने अपने इंतकाम के लिए बंदूक उठा लिया है। तो यहाँ कई काफी ऐसे लोग हैं सर, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो कानून की तरफ भी गए हैं लेकिन कानून से वहाँ उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। अभी वो लोग बड़े डाकू बन चुके हैं, वो हर काम को यानी अंजाम देते हैं, हर जुर्म को अंजाम देते हैं। और कानून सही तरीके काम करें, चाहे इदारे वाले सही तरीके से काम करें, चाहे यहाँ का हुक्मरान यानी जो सियासी लोग हैं वो अच्छे तरीके से काम करें, तो बाकी सर पूरे पाकिस्तान के अंदर क्यों लोको एरिया नहीं बना हुआ है? तो हमारे इलाके को क्यों लोको एरिया कहा जाता है? क्योंकि यहाँ तालीम नहीं है। दूसरे नंबर पर जो हमारे सियासी लोग हैं उनको सिर्फ अपना और अपने बच्चों के लिए, अपने पेट के लिए सोचना पड़ता है, और अवाम बिलाशक मरे लड़े जैसा भी हो, उनका क्या जाए? सर आपकी गुफ्तगू में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि आपको इस चीज का एहसास है कि तालीम कितनी जरूरी है, और आप चाहते हैं कि आपके इलाके में स्कूल बने, आपके इलाके के बच्चों को तालीम मिले ताकि वो बेहतर शहरी बने। आपकी गुफ्तगू में बड़ी अच्छी चीज है। मैं भी गुजारिश करूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर उन तमाम लोगों से, उन तमाम साहिब इक़्तिदार लोगों से कि इस इलाके पर तवज्जो दें। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं, समझते हैं कि तालीम इतनी जरूरी है, तो उनको इसका हक जरूर मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि ये नो गो एरियाज खत्म हो, वो चाहते हैं कि वो भी पुरअमन शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारे, लेकिन इसमें रियासत ने क्या किरदार अदा करना है वो भी सोचना पड़ेगा। रियासत अपना किरदार अदा करे, फिर ये लोग भी अपना किरदार अदा करेंगे। जाहिर बात है सर, इसमें जाहिर बात है जो रियासत वाले हैं वो आए यहाँ लोगों को आम माफी दे, एफआईआर साहब खत्म करे। जो सियासी लोग हैं वो हमारे नाम पर जो फंड्स ले रहे हैं, उन फंड्स का हमें सोलंग दे, हमें स्कूल दे, हमें बिजली दे, हमें हर जो जिस तरह आम शहरी को, पाकिस्तानी को फराहम है जो सहूलियत, वो भी हमें दिया जाए। तो क्यों सर यहाँ बादम नहीं होगा? देते तो कुछ नहीं है सर, बस जहाँ साल के बाद 6 महीने के बाद अरबों रुपए की फंड हमारे नाम पर लिया जाता है, हमें मारने के लिए आ जाते हैं बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े गन लेके, उन लोगों को मारो, खत्म करो। अगर सियासी लोगों को जो फंड्स मिलता है वो तो अपने घर के लिए, आपने जहाँ तक उनका आना जाना आता है वहां तक रोड, सोलिंग वगैरह, इसी तरह बिजली वगैरह, गैस वगैरह फराहम
कायम करते हैं। हम लोगों को इंसान तो सर समझा नहीं जा रहा है, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है सर। कोई भी किसी जानवर को बिला वजह नहीं काटेगा, हमें तो इसी तरह काट रहे हैं, ना बच्चों की रियायत, ना खवातीन की रियायत, ना बूढ़ों की रियायत, ना नौजवान को रियायत, सबको काट के मूली गाजर की तरह सर काट रहे हैं। फिर सर कौन कानून पर और रियासत पर और इदारों पर भरोसा करेगा? बिल्कुल ठीक होगा। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम मेरा एक गुजारिश है और भी है। जो मेरे झगड़े थे वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ज्यादा से ज्यादा जो है खत्म हो चुके हैं सर। जो आखिरी हमारा झगड़ा था उसका भी इंशाल्लाह सुबह 17 तारीख को फैसला हो जाएगा। तो आगे जो मेरे दुश्मनदारी है वो इतना ज्यादा नहीं है, कम है। किसी के साथ यानी एक खून का मामला है, किसी की 2, 3 या 4 दुश्मन और रहेंगे। बाकी जो बड़े खूनों के तकरार थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। मैं आपसे और आपकी टीम से, तमाम अहले पाकिस्तानी अवाम से एक ही गुजारिश करता हूं कि आगे जो हालात आए, जहाँ हुकूमत है वो मेरे साथ रवैया अच्छा रखे, क्योंकि जो मेरा जमीन गैर आबाद है उनका भी मुझे इजाजत दिया जाए। और मेरा जो कौम का आदमी कोई खाद बीज वगैरह इसी तरह कोई भी काम के लिए बाहर निकले जिन पर FIR नहीं है, उनको भी खामखा जिला राजनपुर और जिला रहीम खान पुलिस टॉर्चर न करे, क्योंकि हम अभी फसल की तरफ सर बढ़ रहे हैं। अभी जो सीजन आएगा 10वें महीने में, हमारा इरादा यह है कि जो हमारे जमीन गैर आबाद थे दुश्मनों की वजह से उनको हम आबाद करें। इनका इजाजत हमें हुकूमत और मीडिया तमाम मिल के हमें इसका इजाजत दे दें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपनी गुफ्तगू सामने रखी। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो साहिब इक़्तिदार तबका है वो आपकी गुफ्तगू से पॉजिटिव चीजें लेकर उनके ऊपर अमल भी करेगा, ताकि आपके इलाके में अमन है, आपके लोग तालीम की तरफ आएं, आपके बच्चे तालीम की तरफ आएं, उनको बुनियादी सहूलतें मिलें, जो फंड्स उनके नाम पर लिए जा रहे हैं वो उनके ऊपर भी खर्चों। एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि कच्चे के जो हकीकी मसाइल हैं, जिसकी वजह से कच्चे के लोग इस हद तक पहुंचे कि उन्होंने असलहा उठाया और अब वो मशहूर ज़माना डाकुओं का इलाका नो गो एरिया बन चुका है, वो क्यों बने, ये हमने आप तक पहुंचाया, आपको बताया। अब इसमें हुकूमत ने क्या किरदार अदा करना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्या किरदार अदा करना है, वो शाहिद साहब की गुफ्तगू के अंदर बहुत पैगाम आते हैं, वो इनके ऊपर अमल करें तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये इलाका भी पुरअमन होगा, वहां पर खुशहाली भी होगी, वहां के लोग भी इस मुल्क की सलामती और बका और फलाह के लिए बेहतर किरदार अदा करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।